जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। पहली सुर्खी की शुरुआत हम राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया के एक ट्वीट से करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, कल तक जो था विरोधी आज बना मनमीत, धन की जागी उम्मीद तो बदली अपनी रीत। पैसों के लिए अपनी रीत यानी परंपरा तोड़ने वाली बात पूनिया ने क्यों और किसके लिए लिखी है, ये बात आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। इसमें कांग्रेस के सबसे पुराने और विश्वस्त सिपाहियों में से एक अशोक गहलोत गौतम अडानी के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। जी, ये वही गौतम अडानी हैं जिन पर हमला किए बगैर राहुल गांधी का शायद ही कोई संबोधन पूरा होता हो। दरअसल आज से जयपुर में 2 दिन तक चलने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की शुरुआत हुई है। राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से आयोजित इस समिट में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी समेत देश के कई उद्योगपति शिरकत करने पहुंचे। इनवाइट किए गए थे, वो आए भी। इस दौरान अशोक गहलोत ने गौतम अडानी को किस बात के लिए बधाई दी, सुनिए। पर ये बात तो मैं समझता हूं कि ये हमारे राजस्थान के लोगों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए गौतम भाई, कि आपके यहाँ तो प्रारंभ में ही ऐसा माहौल था। आज तो गौतम अडानी का नाम सुनते हैं कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में आ गया है। ये तो आपका बधाई के पात्र है आप। अडानी के बारे में बोलते हुए गहलोत ने गुजरात के व्यापारी वर्ग को भी खूब सराहा, लेकिन इससे पहले अडानी ने गहलोत की तारीफ में जो कहा उससे भी सुन लेना चाहिए। I'm also privileged to have a ringside view of your leadership in Rajasthan's social upliftment as well as in the state's economic growth. The social welfare schemes you have implemented, like the Jagriti Back to Work scheme, the Shakti Udan Yojana, and the Mukhyamantri Anupriti coaching scheme are trendsetter and driving employment, enabling greater and inexpensive access to education and healthcare, thereby making social security very stronger. गहलोत की तारीफ के अलावा गौतम अडानी ने राजस्थान के लिए बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 से 7 सालों में उनका समूह राजस्थान में करीब 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो तकनीकी रूप से ये एक मुख्यमंत्री और एक उद्योगपति की मुलाकात थी, लेकिन राजनीति की दुनिया के लिए गौतम अडानी सिर्फ एक उद्योगपति तो नहीं है। इसलिए उनके गहलोत के साथ मंच पर दिखने के बाद से सियासत शुरू हुई। वजह मैं आपको शुरू में बता चुके हैं, नहीं समझ में आई हो तो राहुल गांधी के बयान आप सुन लीजिए, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड का नाम अडानी, अडानी ब्रांड है वो, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। 2 नाम दे सकता हूं, अंबानी, अडानी। ये ट्रायंगुलर ग्रुप है, अडानी, मोदी, अंबानी। और नरेंद्र मोदी का काम रास्ता साफ करने का है। उनको ऑर्डर दिया गया है कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म करो, किसानों को खत्म करो, मजदूरों को खत्म करो और हमारे लिए रास्ता खोलो। गहलोत ने भले उद्योग और रोजगार के अवसर देखते हुए अडानी समेत कई और उद्योगपतियों को न्योता दिया हो, लेकिन बीजेपी को इस कदम को गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह नजर आया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कार्यक्रम की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह और असंतोष का एक और संकेत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौतम अडानी को निवेशक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। उन्हें सीएम के ठीक बगल में सीट दी गई है। ये राहुल गांधी के लिए खुला संदेश है, जो अडानी अंबानी को फटकारने से पीछे नहीं हटते। अमित मालवीय का इशारा कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस के लिए राजस्थान कांग्रेस में बचे घमासान की ओर था। जयपुर प्रसंग के बाद कांग्रेस आलाकमान की ओर से गहलोत को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अध्यक्ष की बात हो रही कांग्रेस की, सीएम की नहीं।
वैसे अडानी को लेकर कांग्रेस के विरोधाभासी रवैये की चर्चा पिछले साल दिसंबर में भी हुई थी, जब गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में 1,500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए अडानी ग्रुप को जमीन देने पर फैसला ले लिया गया तो उस पर मोहर लगा दी गई थी। कुछ इसी तरह की बातें पिछले महीने ममता बनर्जी के बारे में भी हुई, जब बंगाल सरकार ने ताजपुर पोर्ट को विकसित करने के लिए अडानी ग्रुप को 25,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया। अब सवाल ये है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उद्योग जैसे विषय में अपने विवेक से फैसला लेते हुए अगर पार्टी लाइन से हटता है तो इसे किस तरह देखा जाएगा। अगली सुर्खी का संबंध देश के अगले सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से है। केंद्र सरकार ने अगले सीजीआई की नियुक्ति के लिए वर्तमान चीफ जस्टिस यूयू ललित को पत्र लिखा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित का 74 दिन का कार्यकाल पूरा होने वाला है 8 नवंबर को। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बाद सबसे सीनियर न्यायाधीश होंगे सीजीआई के बाद, और इस पद के प्रमुख दावेदार भी हैं। मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रायः सबसे सीनियर जस्टिस को ही नामित करते हैं। इस परंपरा के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस हो सकते हैं। अगर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अगले सीजीआई बनते हैं तो उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। वो 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे, अगर में चल रही सारी बात। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की आयु में और हाई कोर्ट के जज 62 साल की आयु में रिटायर होते हैं। अगली सुर्खी नोबेल पुरस्कारों से जुड़ी है। इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान फाइनली हो गया है। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की को शांति का नोबेल दिया गया है। एलेस बियालियात्स्की 60 साल के हैं। वियना मानवाधिकार संस्था के संस्थापक हैं ये। वियना की स्थापना हुई थी 1996 में। बेलारूसी अधिकारियों पर राजनीतिक कैदियों के साथ उत्पीड़न करने के आरोप लगते रहे हैं। वियना इसी उत्पीड़न के खिलाफ काम करती है। नोबेल के अलावा भी एलेस को कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार पहले मिल चुके हैं। एलेस फिलहाल जेल में बंद हैं। साल 2020 में उन्हें जेल हो गई थी। दरअसल एलेस ने दावा किया था कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने चुनाव में धांधली की है और इसके खिलाफ उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी किए थे। इससे पहले साल 2011 में टैक्स की चोरी के लिए एलेस को दोषी ठहरा दिया गया था, जिसके लिए साल 2014 तक वो जेल में ही थे। एलेस के साथ रूसी समूह मेमोरियल और यूक्रेनी संस्था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। आखिरी सुर्खी महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट ने शिवसेना के धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह पर दावा किया हुआ है। इसके लिए शिंदे गुट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। शिंदे ने आवेदन में धनुष और बाण के आवंटन की मांग की है। वहीं इस मामले में चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को अपना पक्ष रखने के लिए कल दोपहर 2 बजे तक का समय दिया है, यानी कि 8 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे तक का। साथ ही कहा है कि अगर कल दोपहर तक आपका कोई जवाब नहीं आता है तो आयोग इस मामले में उचित कार्रवाई कर लेगा। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को 7 अक्टूबर तक दस्तावेज जमा करने को कहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की ओर से अपने दस्तावेज पेश अब तक नहीं किए गए हैं, ऐसी सूचना है। इसी की ओर से उद्धव ठाकरे को लेटर जारी किया गया। इसमें कहा गया कि एकनाथ शिंदे ने मांग की है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को आवंटित किया जाए। शिवसेना दो फाड़ होने के बाद से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। 5 अक्टूबर को हुई दशहरा रैली में दोनों नेताओं ने जमकर एक दूसरे पर जवाबी तीर छोड़े थे। इस दौरान उद्धव ने शिंदे को कटप्पा तक बता दिया था। वहीं एकनाथ शिंदे ने भी पलटवार कर उद्धव ठाकरे पर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया था। यह था आज का दी ललन टॉप शो। अब अगले हफ्ते यानी कि नए हफ्ते में आपसे मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।